जी, और देश को दिशा देने के लिए नीति आयोग की भी काफ़ी अहम भूमिका रहने वाली है। तो नीति आयोग उसके लिए कितना तैयार है? जो लेआउट प्लान्स होते हैं राज्यों के लिए, तो वो किस तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं? तो राज्यों के लिए हमें थोड़ी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, पर वैसे अदरवाइज ये जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन है ये लार्जली जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है। पर अगर स्टेट्स हमें अप्रोच करती हैं, हम भी डायरेक्टली स्टेट्स को अप्रोच करके पूछते हैं। तो अगर इस विषय में अगर स्टेट्स को कुछ ज़रूरत पड़ती है किसी किस्म की टेक्निकल असिस्टेंस की, तो वो हम नीति आयोग से ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। जी, और खुद नीति आयोग के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है जीएसटी, अरविंद जी? नहीं, हमें तो फायदा इसी बात का है कि अगर अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है, अगर ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो ये देश का फायदा है, इसमें नीति आयोग को भी फायदा है। पर इसमें हमारा डायरेक्ट फायदा किसी किस्म से सोचने वाला नहीं है। जी, एक कंसर्न था जो पी चिदम्बरम ने भी उठाया था इंटर स्टेट काउंसिल का, तो उसका मैकेनिज्म किस तरीके से हो सकता है? क्योंकि राज्यों को भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इसको लेकर। इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसमें अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के तो वहाँ लाए जा सकते हैं। अभी कई सालों से तो खैर ये इंटर स्टेट काउंसिल वर्क ही नहीं कर रही थी। अब फाइनली इस सरकार में 10 साल बाद जाके जो है प्रधानमंत्री ने इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग की है, तो वो प्रोसेस भी अब ठीक से वर्क करने लगा है। और स्टेट्स के जो ज़्यादातर मसले हैं वैसे वो नीति आयोग में ही आते हैं और हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं और जो भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जी, और यहाँ पर एक कंसर्न महंगाई को लेकर भी है कि जीएसटी आने के बाद महंगाई बढ़ सकती है, सर्विस टैक्स में इजाफा हो जाएगा। तो जाहिर है कि महंगाई बढ़ेगी तो उससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, सीधा सीधा इम्पैक्ट उस पर होगा। तो आपको लगता है कि इसके लिए भी सरकार तैयार है, पूरी कोशिश की गई है कि ऐसा ना हो? और अगर होता है तो कितना मुनासिब होगा सरकार को कंट्रोल में सरकार के लिए इसको कंट्रोल में करने के लिए? नहीं, मैं एक्चुअल में नहीं मानता कि इससे कोई विशेष महंगाई पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए जाएंगे वो करीब करीब उतने ही होंगे जो ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंतर्गत कलेक्ट किए जाते। तो ये इसको कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्सेशन होगा। तो इस अगर जो कर रहे हैं उसमें यह है कि हर एक्टिविटी को एक ही रेट पर जो है टैक्स किया जाए, पर ओवरऑल टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका इन्फ्लेशन पे कोई बुरा असर पड़ने वाला है। और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर किसी तरीके के कोई चैलेंजेस भी आप देख रहे हैं? हाँ, नहीं, इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं और वही चीज़ें जो हैं फिर लेजिस्लेशन में जो इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, उसमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। फिर उसके जो रूल्स लिखे जाएंगे उस लेजिस्लेशन के, उन रूल्स में कुछ चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन की चैलेंजेस हैं, पर अगर हम आधार जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें कि इतना बड़ा आईटी का रोल हमें रखना, इतना बड़ा रोल था आईटी का, तो निश्चित रूप से हम जीएसटी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और राज्य कब तक बिल पास करा लेंगे ये? और जो लक्ष्य अरविंद जी यहाँ पर रखा गया अप्रैल 2017 का, आपको लगता है कि तब तक बहुत आसान होगा इसे लागू कराना? हम तैयार हैं इसके लिए? मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो है, क्योंकि अब तक इतनी देर इसलिए हुई कि कंसेंसस नहीं बिल्डअप हो पा रही थी, पर अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सबसे बड़ा बैरियर था उसको अगर हम आज पार कर जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके बाद अगला लेजिस्लेशन जो है इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन वो जल्दी लाया जा सकता है। तो 217 इसमें रियलिस्टिक टारगेट लगता है मुझे कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं 2017 में। पूरा कब तक होगा ये देखने की बात है कि इसमें अड़चनें क्या आती हैं। वो कुछ चीज़ें जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमें धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या क्या अड़चनें साथ हमें जो बैरियर्स आते हैं उनको कैसे मीट किया जाए। जी, अरविंद जी ये बताइए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाने के लिए रेवेन्यू लॉसेस भी हो सकते हैं, तो इससे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? नहीं, इसीलिए जो है इसमें जो टैक्स रेट, किस टैक्स रेट पे हम जीएसटी लगाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। तो इस पे काफ़ी डिस्कशन अब चलेंगे। पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज टू ऑल्सो डिसाइड कि भाई किस रेट पे जो हमें टैक्स जीएसटी को लगाना है।
ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें केंद्रीय सरकार ने जिम्मेदारी ली है अपने पर कि अगर किसी राज्य के रेवेन्यूज गिरते हैं तो उन्हें कंपनसेट किया जाएगा। तो इस वजह से जो है ये आगे चलकर इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने इसमें जिम्मेदारी ले ली है। तो जीएसटी से देश में बड़ा बदलाव आएगा और एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स बनेगी, टैक्स सिस्टम हो जाएगा। तो आपको लगता है कि हम चूंकि तैयार तो हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन आज शाम तक ये हकीकत में बदलने वाला है? नहीं, आज शाम तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। जी जी। उसके बाद फिर हमें तो हकीकत इस तरीके से हो जाएगी कि अब ये रियलिटी है कि अब ये आगे का कदम जो है उठाया जा सकेगा। पर अभी रिमेंबर कि इसको रियलिटी बनने में थोड़ा समय है, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन भी अभी लाना बाकी है। जी, और आपकी कोई प्लानिंग, जो नीति आयोग की प्लानिंग होती है स्टेट्स को लेकर, जो कंसर्न होता है, आपको लगता है जीएसटी आने के बाद इस पर कोई असर पड़ सकता है? नहीं, हमें तैयार रहना होगा ताकि अगर स्टेट्स को कुछ टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो हम वो टेक्निकल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए हमें भी तैयारी करनी है। तो अब ये तैयारी हमारी जारी है और जब तक इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन आता है तब तक हम पूरी तरह तैयार रहेंगे। और स्टेट्स को भी अब हम इसमें प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे कि इसकी वजह से क्या क्या बदलाव जो है टैक्सेशन में स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। वैसे ये मानिए कि स्टेट्स को खुद को इस बात का अच्छा खासा ज्ञान है, क्योंकि इसमें जो है टैक्स इंटरस्टेट जो एक काउंसिल है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, जिसको सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर भी रन करते हैं, तो उसके थ्रू जो है नेगोशिएशन में और उस प्रोसेस के थ्रू जो है काउंसिल को काफ़ी ज्ञान इस बात का है। तो इसलिए वो स्टेट को खुद भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं। जी, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, और किस तरीके से? हाँ, ये भी फायदा आसान होगा, क्योंकि वंस अगेन जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है उसमें निश्चित रूप से जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। और इस केस में ये भी होगा कि कई जो एग्जेम्पशंस की वजह से कई जो डिस्प्यूट्स हुआ करते थे वो अब कम हो जाएंगे। तो ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही हिस्सा बनता है। जी, और मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद मेक इन इंडिया के लिए किस तरीके से इसे आप फायदेमंद देख रहे हैं? ये तो अब ऐसा है कि कई सारे रिफॉर्म्स इस वक्त सरकार कर रही है। कुछ किए हैं अभी, जैसे बैंक्रप्सी एक्ट लाया गया, उसके पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वाइडर ओपन किया गया, अब ये जीएसटी आ रहा है, इसी तरह आधार लेजिस्लेशन लाया गया। तो ये सब कुल मिलाकर इन सब का असर जो है अच्छा मेक इन इंडिया पर असर अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक रिफॉर्म नहीं है। जो जीएसटी है वो पूरे जो ओवरऑल रिफॉर्म किए जा रहे हैं उसका एक हिस्सा है। अरविंद जी, ये बताइए कि और किस तरीके के रिफॉर्म्स अभी ज़रूरत है यहाँ पर इकोनॉमी को तेज़ रफ्तार देने के लिए? कई चीज़ें सरकार कर रही है इस वक्त अलग अलग एरियाज में। तो अभी नीति आयोग खुद जो है वर्क काम कर रहा है इस पर। एक तो जो सिक फर्म्स हैं उनके क्लोजर पे काम कर रहा है। नीति आयोग जो डिसइन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसको हम पहले प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, उस पर भी वर्क कर रहा है। नीति आयोग जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके रिफॉर्म पर भी वर्क कर रहा है। हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं। सो कई अलग अलग एरियाज में नीति आयोग भी वर्क कर रहा है। और फिर दूसरे मिनिस्ट्रीज स्वयं जो हैं वो भी अपने जो भी बॉटलनेक्स हैं उनको कम करने के लिए तत्पर हैं, वो काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम बातचीत के लिए। आप